हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी की सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट ही चैप्टर है जनसंख्या। और हम इस चैप्टर में बस जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूरे विश्व के लेवल और भारत के लेवल दोनों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। और छोटा सा चैप्टर है, इसलिए हमें छोटी सी एक समझ विकसित करनी है। अगर आप आगे चाहें तो आगे आप जनसंख्या को आगे बड़े टॉपिक के रूप में पढ़ सकते हैं। तो जनसंख्या के बारे में आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या क्या होती है। हमारे देश की जितनी आबादी है उसे जनसंख्या ही कहते हैं। तो अगर जब जनसंख्या का कोई चैप्टर है, अगर उसमें से जनसंख्या घनत्व का कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको जनसंख्या घनत्व जरूर पता होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है और आपको यही लिखनी है। प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 32.8 है, यानी कि 32,08,85,000 ऐसा कुछ है। तो उसमें हमें अलग अलग एरिया की अलग अलग जनसंख्या घनत्व निकालना होता है। जैसे दिल्ली में किसी 1 किलोमीटर एरिया का अलग है, तो पश्चिम बंगाल के 1 किलोमीटर एरिया का अलग है। ऐसे गुजरात के 1 किलोमीटर एरिया का अलग है। वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग हमें निकालना होता है। तो 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी ये है कि कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32.8, और कुल जनसंख्या कितनी है, अब 1 अरब 40 करोड़ कुछ भी मतलब लिख दीजिए एवरेज निकालने के लिए। तो ऐसे ये निकाली जाती है। आपको ये डेफिनेशन और साथ में फॉर्मूला भी लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए कुछ फैक्ट्स देखिए। भारत का जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि एवरेज निकाला गया है। वैसे तो अलग अलग एरिया की अलग अलग है, दिल्ली की अलग है, पश्चिम बंगाल की अलग है, मुंबई की अलग है, महाराष्ट्र राज्य की अलग है, गुजरात राज्य की अलग है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग है। लेकिन जो औसत एवरेज निकल के आया है वो 324 व्यक्ति निकल के आया है। ये आपको ध्यान रखनी है, जो कि विश्व में तीसरे स्थान पर है, यानी कि तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा हमारा घनत्व है भारत का। तो आपको कमेंट में बताना है कि वो देश कौन सा है जिसका पहले स्थान पर नंबर आता है जनसंख्या घनत्व में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल राज्य का है, यानी कि हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है बिल्कुल पश्चिम में। आपने देखा हो पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी, कुछ याद होगा। तो पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे ज़्यादा घनत्व है, यानी कि वहाँ पर मतलब वहाँ का कुछ इलाका ऐसा होगा वहाँ पे जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होगी या सबसे ज़्यादा लोग रहते होंगे। अगर शहर की बात की जाए तो दिल्ली और मुंबई, ये दो ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। अगर दिल्ली की क्षेत्रफल की बात करें तो 1 किलोमीटर में यहाँ पर 10,000 व्यक्ति पाए जाते हैं। लगभग 9,449 था ये आंकड़ा 2011 का। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि कम से कम 10,000 व्यक्ति पाए जाते हैं 1 किलोमीटर में। ऐसे मुंबई की बात करें तो यहाँ पे भी इतने ही पाए जाते हैं। अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्व में जहाँ पे सूर्य निकलता है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पे बर्फीला इलाका है और बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। एक घर यहाँ पे है तो दूसरा घर ये इतनी दूर होगा, यानी कि दूसरा घर 400-500 मीटर दूरी होगा। अगर यहाँ की 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ पर केवल 17 व्यक्ति हैं जो 1 किलोमीटर में रहते हैं, केवल 17। आपको ध्यान रखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखना है और वो ही आपको पेपर में लिख देना है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले बहुत से कारण हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। यानी जनसंख्या का प्रभावित करने वाले बहुत कारक है, जैसे आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है और सांस्कृतिक कारक है। ये मैंने पहले भी चैप्टर में आपको पढ़ा रखा है। अब देखिए जनसंख्या का आकार, हमारे भारतीय जनसंख्या का आकार क्या है। विश्व के लेवल पे देखें तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल लगभग 2.4% है, यानी कि दुनिया इतनी बड़ी है उसमें केवल हम भारत के हिस्से में 2.4% ही आता है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत 7वें नंबर पर आता है, और इसमें भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो वो विश्व के लेवल पे हम देखें तो भारत में लगभग
18% के लगभग जनसंख्या रहती है, जो कि 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है, और ये किसी भी अन्य देश से ज़्यादा है। तो भारत में मतलब जो भारत विकास नहीं कर पा रहा, उसका कारण ये है कि भारत का क्षेत्रफल तो कम है, लेकिन भारत की जनसंख्या ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे भूभाग कम है और जनसंख्या रहने वाली ज़्यादा है, भीड़ भड़ाका ज़्यादा है भारत में भी। अब इसी की देखिए, भारत की कुल जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के योग से भी ज़्यादा है। अगर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को मिला दें और दक्षिण अमेरिका को मिला दें और ऑस्ट्रेलिया, तीनों महाद्वीप को मिला दें, तो भी इतनी जनसंख्या नहीं होगी जितनी भारत की जनसंख्या है। लगभग 1.5 अरब होने वाली है भारत की जनसंख्या, और इतनी ही चाइना की है। किंतु यह गरीबी का कारण भी है। अगर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कम होती तो भारत एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति बन सकता था। अब ज़्यादा जनसंख्या है तो ये भारत की कमज़ोरी भी है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या के कारण भारत और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, क्योंकि संसाधनों का दोहन ज़्यादा हो रहा है और सब नौकरी की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं। रोज़गार कम है लोगों के पास, लेकिन सब लोग नौकरी करना चाहते हैं, बिजनेस कोई नहीं करना चाहता। नौकरी लेने वाले बनना चाहते हैं, लेकिन नौकरी देने वाला कोई ही नहीं बनना चाहता। इसलिए भारत आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है और राजनीतिक रूप से भी। इसलिए ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा नुकसान का कारण बन रही है हमारे लिए। अब चाइना में ये होता है कि चाइना की जो ताकत है वो उनकी जनसंख्या में ही है। वहाँ पे भारत जैसा नहीं होता, वहाँ पे सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी बहुत ही कम लोग करना चाहते हैं। तो वहाँ पे दूसरे देशों को ज़्यादा नौकरी देते हैं, लेकिन भारत दूसरे देशों में जाके नौकरी लेता है। भारत के 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात में देश की आबादी का लगभग 76% हिस्सा रहता है। ये बड़े बड़े राज्य हैं 6। और उत्तर प्रदेश की, अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 20 से 25% हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, ये आप सभी जानते हैं। भारत की जो लगभग 75% जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर करती है, कृषि को अपनी आजीविका समझती है। इसलिए भारत में कृषि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा किसान पाए जाते हैं भारत में। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, और तीनों को डेफिनेशन कीजिए। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के 3 कारण हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। किसी निश्चित समय अंतराल के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इसके कारण है जनसंख्या, मृत्यु दर, प्रवास, मैंने बता दिया है। अगर एक साल में बच्चे जन्म भी ले रहे हैं तो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोग मर भी रहे हैं तो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और प्रवास कर रहे हैं तो भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। प्रवास का मतलब, भारत से अगर आप अमेरिका चल जाएं, भारत से 1 लाख लोग अमेरिका जाकर बस जाएं, तो क्या होगा, भारत की जनसंख्या में कमी आएगी और अमेरिकी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो यही प्रवास का अर्थ मैंने आपको पहले बता दिया है। एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। और जन्म दर, मृत्यु दर तो आपको पता है पहले से। अब देखिए इसकी प्रवस्था, जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था भारत में कब से कब तक हुई, इसकी 4 प्रवस्था मानी जाती है। 1901 से 1921 तक, यानी कि हमारे भारत में माना जाता है कि 1901 से 21 तक जनसंख्या इतनी बढ़ी, और 1921 से 51 तक इतनी बढ़ी, 51 से 81 तक इतनी वृद्धि हुई, और 81 के बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। इन 4 अवस्थाओं को लिया जाता है, आपको ये याद रखना है। 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1921 और 1981 के बाद। अब देखिए जनसंख्या संगठन क्या होता है। देखिए विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले लोगों को विभिन्न अलग अलग संगठनों में बांटना। जैसे वो संगठन धर्म भी हो सकता है, लिंग हो सकता है, भाषा हो सकता है, आयु हो सकता है, निवास हो सकता है, या फिर कोई भी संगठन हो, कोई भी आपके नाम, ये आय नहीं है, ये आयु है, आयु। तो इनके बारे में आपको मैं इनके बारे में भी आपको बताता हूँ कि जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए भाषाई संगठन क्या होता है। भारत एक विभिन्न भाषाई देश है, यानी कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है। यहाँ पर अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, ये आपको भी पता है।
अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, आपको पता है। अलग अतः अलग राज्यों को अलग अलग भाषा के आधार पर संगठित किया गया है। यानी कि राजस्थान में अलग बोली जाती है तो वहीं पे यूपी में अलग बोली जाएगी, दिल्ली में अलग बोली जाती है तो वहीं कोलकाता में अलग बोली जाएगी। तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है भारत में। तो उनको भाषाओं के आधार पर बांट रखा है कि भाई इतने भाषाओं में बोलने वाले इतने प्रतिशत लोग हैं। जैसे देखिए, हिंदी भाषा को बोलने वाले लगभग 70% लोग हैं भारत के, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 70 तो नहीं, 60 या 65 के लगभग, हम लगभग लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, सटीक नहीं बता सकते। तो ऐसे ही अगर मान लेते हैं कि तेलुगु बोलने वाले तेलुगु बोलने वाले लोगों की संख्या 16% है। ऐसे अलग अलग भाषा के आधार पर लोगों को बांटा जाता है, उसे संगठन कहते हैं। धार्मिक संगठन। धर्म सबसे अधिक मानव जीवन को प्रभावित करने वाला घटक है, ये आप जानते ही हैं। भारत जैसे देश में विभिन्न धर्म जाति के लोग निवास करते हैं। यानी कि भारत में अनेक धर्म हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, बहुत से धर्म हैं। तो इनको भी प्रतिशत के हिसाब से पाए जाते हैं। यानी कि भारत में लगभग 75 हिंदू रहते हैं, 6% सिख रहते हैं, 15% मुस्लिम रहते हैं। ऐसे बांटा जाता है धार्मिक संगठन के आधार पर। तो आपसे भाषाई संगठन भी पूछा जा सकता है या धार्मिक संगठन भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन देगा कि जनसंख्या गठन क्या है और इसके घटक क्या है। अब देखिए, एक लैंगिक संगठन है, ये आप देख लीजिए लास्ट। लैंगिक संगठन को भी 3 आधार पर बांटा जाता है, महिला हो, पुरुष हो या फिर अन्य हो, अन्य यानी कि थर्ड जेंडर, जिसे हम किन्नर की श्रेणी में रखते हैं। तो ये लैंगिक संगठन के आधार पर भी इनको बांटा जाता है। लैंगिक संगठन के आधार पर भी जनसंख्या को संगठित किया जाता है। लिंग अनुपात, यानी कि भारत का लिंग अनुपात भी इसी के हिसाब से मापा जाता है कि कितने पुरुषों पर कितनी महिला है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ये आप पहले से जानते हैं, 6th-7th में आपने पढ़ा है। लिंग अनुपात का फॉर्मूला है प्रति 1000 पुरुष और अपन में महिलाओं की संख्या। अब आपके पास 2 संगठन और रह गए हैं, आयु और निवास। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है। तो आयु, वो भाषा, धर्म और ये लैंगिक संगठन है, ये तीनों। तो अब आयु के बारे में बात करते हैं कि आयु संगठन क्या होता है। देखिए, हमारे जो देश की जनसंख्या है वो निवास करने वाले लोग अलग अलग हैं। ये माना जाता है कि भारत में 18 से लेकर 40 उम्र तक की जो जनसंख्या है वो 60% है। यानी कि 18 से लेकर 40 तक, यानी कि जो जवान लोग हैं वो 60% है हमारे भारत की। और जो 60 से अधिक की उम्र के जो माने जाते हैं वो केवल 20% वो 15% माने जाते हैं, कि केवल 15% हैं 60 से ऊपर की उम्र के वाले, यानी कि बुजुर्ग कम है हमारे देश में। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बाकी की प्रतिशत वो, तो ऐसे ही 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, बच्चे, वयस्क यानी जवान, और बुजुर्ग यानी कि 1 से 18 और 18 से 40 और फिर 40 के बाद, ऐसे बांटा जाता है। या इस 40 को 60 भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी आप बांट सकते हैं, बस आपको उनको एक ये देना है कि आयु संगठन क्या होता है। तो आप ऐसे एज ग्रुप बना सकते हैं, 1 से 18 या फिर 1 से 13 बना सकते हैं, 13 से 40 बना सकते हैं, फिर 40 से 40 के बाद। तो ऐसे ही आयु के आधार पर भी बांटा जाता है। अगर हम निवास की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अलग अलग निवास के स्थान के ऊपर बांटा जाता है। मतलब हिमालय जो क्षेत्रों में रहता है उन्हें हिमालयी क्षेत्रों के आधार पर बांटा जाता है। किसी क्षेत्र में रहता है तो उसे उस क्षेत्र के हिसाब से बांटा जाता है। आप जानते हैं, निवास, वहाँ का जो निवास होगा उस स्थान का, उसे ही उस क्षेत्र के हिसाब से बांटा जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं था, बहुत ही सरल चैप्टर है जनसंख्या। ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ चैप्टर है, इसलिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर में फिर प्रवास के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।